ठीक, शुरू करें। तो मैं प्रश्न पूछ रहा था, क्यों हो आप लोग इस दुनिया में? कोई कारण होना चाहिए ना? कैसे मैडम? नहीं है, आइडिया नहीं है? क्या खा रहे हो दोनों जन मुलू कालू का के? आप नहीं खा रहे हो तो अकेले खा रही हैं? कैसी लड़की हो आप, अपने संगवारी को नहीं दिया, अकेले खा लिए? क्यों का आने वाले 2 महीने तक आप लोग का एक ही रीजन होना चाहिए। आप इस दुनिया में आए हो क्या बनने? समझ गया ना? आपके इस दुनिया में आने के पीछे एक ही कारण है। क्या है? हॉस्टल वार्डन बनना है। अगर ये सोच नहीं है आपके अंदर तो इस जन्म में आप लोग हॉस्टल वार्डन नहीं बन पाओगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोले नहीं सर, हम लोग बन के रहेंगे, सरकारी नहीं बनेंगे तो अपना हॉस्टल खोलेंगे एक ठो यहीं पे, जिसमें बच्चे लोग किराए में रह के पीएससी की तैयारी करें और उसका वार्डन हम लोग खुद बनेंगे। ठीक है कि नहीं है? चलिए, तो आप में से कुछ लोग जो है वो पिछले 2 दिनों से नहीं आए थे, तो उन लोग को आज बहुत ही ज़्यादा दर्द होने वाला है। दर्द इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पिछली क्लासेस से रिलेटेड हैं। अगर आपने उसको रिकॉर्डेड या बैकअप में या लाइव में देख लिया है तो थोड़ा सा समझ भी आएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। तो कोशिश करेंगे जितना समझ जाए, नहीं समझ पाए क्लास के बाद आके पूछेंगे। ठीक है, शुरू करें अपन? चलो ठीक, आज हमें क्या पढ़ना है? कलचुरियों की कौन सी शाखा? रायपुर शाखा। रतनपुर शाखा जो है कल खत्म हो गई थी कि नहीं? हमने अंधकार युग के बाद के शासकों को भी देख लिया था और हमने देखा था किस प्रकार से रतनपुर में कलचुरी शासन का अंत हुआ था। और नहीं देखे थे तो कैसे मुंह बना रहे हो? कलचुरी शासन का अंत देखे 1741 भास्कर पंत कोल्हटकर, याद आए नहीं आए? वो सपना नहीं था, सत्य था, यथार्थ था वो। समझ गए? आज हम देखने वाले हैं कौन सी शाखा? रायपुर शाखा। इस रायपुर शाखा को और क्या कहा गया है? लहुरी शाखा भी कहा गया है। ठीक बात, क्या कहा गया? लहुरी शाखा। ठीक, थोड़ी सी कहानी पर चलते हैं। क्या है भाई कहानी? तो कहानी आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था एक राजा थे जिनका नाम क्या था? प्रतापमल। याद आ रहा है? हाँ कि ना? प्रतापमल का शासनकाल 1198 से लेके 1222। ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ समय के लिए गायब। और भी है क्या कोई बाहर? तो इसको लगाऊं ना मैडम अच्छे से, मेरे लिए छोड़ के घर में लगाऊं करके। फिर अगले राजा बाहर से आए। ध्यान आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये राजा हुए बाहर साए। बाहर साए 1494 से लेके 1544 ईस्वी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान आ रहा है ना? और मैंने ये कहा था इन दोनों राजाओं के मध्य यह जो समय है 1222 से लेके 1494, मतलब मोटा मोटी 350 साल, यही कहलाता है कलचुरी वंश का कौन सा युग? अंधकार युग। ठीक है कि नहीं है? यही कहलाता है कलचुरी वंश का कौन सा युग? अंधकार युग। ठीक, फिर मैंने आपको एक कहानी ये भी बताई थी कि ये अंधकार युग ही था जहां से एक शाखा अलग हो गई थी जो कालांतर में कहलाई रायपुर शाखा। तो ये अंधकार युग ही था जिस अंधकार युग में रतनपुर से एक शाखा निकली अलग से, और वही कहलाई है कौन सी? मतलब रतनपुर के जो शासक रहे होंगे उनके ही रिलेशन में से कोई व्यक्ति निकला होगा और रायपुर की शाखा का क्या किया होगा? स्थापना, स्टैब्लिशमेंट। गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? सही बात है ये। अब क्या किया जाए? तो अब आया जाए कुछ फैक्ट्स पर। ये वाले फैक्ट्स आपको याद नहीं रखने हैं, जो मैं अभी बता रहा हूं वो फैक्ट आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, आपने कभी बाबू रेवाराम का नाम सुना है? सुने हैं ना?
अब बाबू रेवाराम जो है ये क्या बताते हैं जरा सुनना। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि प्रतापमल के बाद सीधा राजा बाहर साए आए हों। क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि 350 साल का गैप है। तो कौन आदमी 300-400 साल जीता है बताओ मेरे को? कोई जीता है क्या? पॉसिबल नहीं है। मतलब इसके बीच के राजा रहे होंगे कि नहीं, जिनके संबंध में हमें कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बाबू रेवाराम कायस्थ रतनपुर के थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी पांडुलिपि हस्तलिपि में यह बताया कि प्रतापमल के बाद और बाहर साय से पहले राजाओं का क्या क्रम था। समझ में आया कि नहीं आया? प्रतापमल से बाहर साय के बीच के राजाओं के क्रम को अपनी पांडुलिपि में कौन बताया है? बाबू रेवाराम। और ये क्रम है कोड के लिए JD/JV KSM DP। फिर से कह रहा हूं, ये आपको याद नहीं रखना है, ये आपको कभी नहीं पूछेगा। मैं सिर्फ आपको रायपुर शाखा निकाली कहां से यह बात बताने के लिए बता रहा हूं। तो आपको रायपुर शाखा का प्रश्न आएगा, क्योंकि ये प्रूव्ड नहीं है, ये सिर्फ उनकी पांडुलिपि में लिखा है, इसके लिए इसमें प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है ना? तो जे तो ऐसा कहते हैं प्रतापमल के बाद राजा बना जयसिंह। कौन बना? जयसिंह। जयसिंह के बाद राजा बना धर्म सिंह। कौन बना? तो कई जगह पढ़ोगे तो पूरा नाम लिखा होगा जयसिंह देव, धर्म सिंह देव। तो देव छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो जयसिंह और धर्म सिंह हुआ। ठीक है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद अगले राजा जगन्नाथ सिंह। समझ में आया कि नहीं आया? अब समझना, ये जो जगन्नाथ सिंह थे, जगन्नाथ सिंह के दो बेटे हुए। एक का नाम था वीर सिंह। क्या नाम था? वीर सिंह। ठीक है कि नहीं? और एक का नाम था, एक मिनट, जय नहीं, देवनाथ। देवनाथ सिंह। क्या नाम था? देवनाथ सिंह। तो जगन्नाथ के दो बेटे वीर सिंह और देवनाथ सिंह। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देख लो यार, दो बेटे हैं, दोनों तो राजा बनेंगे नहीं। कौन बनेगा? एक बेटा। तो कौन बनता है? वीर सिंह। तो वी से अगले कौन है? वीर सिंह। कौन है वी से? वीर सिंह। तो वीर सिंह बन गए कहां के राजा? रतनपुर के। ये रतनपुर ही चल रहा है ना, रतनपुर शाखा ही तो है ये। और कौन सी शाखा चल रही है? प्रतापमल किस शाखा के थे? रतनपुर शाखा के। तो रतनपुर के बाद जयसिंह बने, धर्म सिंह बने, जगन्नाथ सिंह बने, सब पिता पुत्र हैं। सब क्या हैं? पिता पुत्र हैं। बाबू रेवाराम कायस्थ के अनुसार ना, असलियत हम नहीं जानते। तो जगन्नाथ सिंह के बाद उनका बेटा कौन? वीर सिंह। तो ये जो व्यक्ति था ना देवनाथ सिंह, कौन व्यक्ति? देवनाथ सिंह, दूसरा बेटा। इसी देवनाथ का पुत्र हुआ केशव देव। क्या हुए? केशव देव इनका पुत्र हुआ। समझ में आया? किसका? देवनाथ का। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और वही केशव देव जो है, माना जाता है कि रायपुर शाखा के कौन थे? संस्थापक या फाउंडर। समझे कि नहीं समझे? संस्थापक या कौन सी शाखा के? ये कहानी का एक पक्ष है, दूसरा पक्ष भी बताऊंगा। ये कहानी का कौन सा पक्ष है? एक पक्ष। तो एक पक्ष यह कहता है कि बाबू रेवाराम की पांडुलिपि के अनुसार देवनाथ सिंह का बेटा केशव देव, यही रायपुर जो शाखा थी, रायपुर ब्रांच था, उसका क्या था? फाउंडर था, संस्थापक था। ठीक है कि नहीं है? अब आगे, तो आगे अगर नाम जानना चाहो तो है कमल सिंह,
उसके बाद है शंकर साय, उसके बाद है मोहन साय, फिर है दादू साय, और उसके बाद पुरुषोत्तम साय। फिर कौन आए बाहर से? फिर कौन आ गए? ये कहानी है। तो बाबू रेवाराम की जो पांडुलिपि की कहानी थी उसको अलेक्जेंडर कनिंघम, नाम सुने कभी? सुने क्या कभी? कौन थे ये? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। तो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो बाबू रेवाराम के पांडुलिपि वाली कहानी थी उसको अपने रिपोर्ट में लिख दिया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम की रिपोर्ट के अनुसार केशव देव को रायपुर शाखा का क्या माना गया? फाउंडर, संस्थापक माना गया। समझे कि नहीं समझे? यहां तक की कहानी किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ें? ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा साक्ष्यों की बात करें। किसकी बात करें? साक्ष्य की, कि साक्ष्य क्या कहते हैं। तो ये जो वंश है अपना कलचुरी, और शाखा कौन सी? रायपुर। हमें साक्ष्य स्वरूप यहां से एक मिलता है रायपुर शिलालेख, आदि बोले तो रॉक एडिक्ट, और दूसरा जो मिलता है वो है खल्लारी शिलालेख, खल्लारी रॉक एडिक्ट। समझ गया कि नहीं समझ गए? वर्ष भी लिख देता हूं। चौदह 1414, ठीक है कि नहीं है? अब ये दोनों शिलालेख जो है ना, ये किसके हैं? राजा ब्रह्मदेव राय। किस राजा के हैं? राजा ब्रह्मदेव राय। क्लियर है? ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं। इसमें ये जो रायपुर का शिलालेख है ना, कौन सा? 1402 वाला, ठीक है कि नहीं? इस शिलालेख में जो रायपुर के कलचुरी हैं, क्या दी है? उनकी वंशावली दी है। क्या दी है? उनकी वंशावली दी। क्या दी है? उनकी वंशावली। और ये जो वंशावली है इसमें शुरुआत जो है वह किस राजा से हुई है? लक्ष्मी देव। तो ब्रह्मदेव राय के रायपुर शिलालेख के अनुसार रायपुर के कलचुरी शाखा की वंशावली दी है रायपुर शिलालेख में, और उसकी शुरुआत होती है किससे? लक्ष्मी देव। समझे कि नहीं समझे? इस शिलालेख में यह बात वर्णित है कि असल में लक्ष्मी देव जो थे, ये ग्रे कलर दिख रहा है ना, लास्ट सबसे इधर से दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? ठीक है। ये असल में रतनपुर के जो शासक थे उनका क्या था ये भाई साहब? संबंधी। समझ में आया? जो कि प्रतिनिधि के स्वरूप में कहां आया था? खल्लारी। कहां आया था? खल्लारी। और बाद में इस शाखा ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? समझ में आया? तो रायपुर शिलालेख बतवाता है कि लक्ष्मी देव जो थे वो रतनपुर के राजा के संबंधी थे। रतनपुर के राजा के प्रतिनिधि के रूप में कहां पहुंचे थे? खल्लारी आए थे। और कालांतर में ये जो वंश है अलग हो गया, ये शाखा अलग हो गई, कहलाई क्या? कौन सी शाखा? समझे नहीं समझे आप सभी इस बात को? क्लैरिटी समझ में आ रहा है ना? अब समझते जाना आगे क्या हुआ। बेसिक स्टोरी यहां से हमको पता चलती है कि इस कंडीशन में फाउंडर कौन होने चाहिए?
हाँ कि ना? अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि आपके मन में प्रश्न ये आएगा कि पीएससी पूछेगा क्या लेंगे? तो मजे की बात बताऊं, पीएससी 2 बार पूछा है, दोनों का आंसर ले चुका है। केशव देव भी लिया है और उसके बाद किसको ले लिया है? लक्ष्मी देव भी ले लिया है। तो केशव देव भी है और लक्ष्मी देव। जैसा पीएससी का मन, आप क्या कर लोगे उसमें? आपका और मेरा बस चलता है कि पीएससी के ऊपर? मेरा तो नहीं चलता है, आप बताइए अपना। तो उस कंडीशन में फिर क्या करना? तो उसके लिए मेरे पास एक मंत्र है जादुई, आँख ऐसे बंद करना और ऑप्शन है ना चार्ट पे रखना, ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जहां प्रचोदयात् आया ना वही सही आंसर है। समझ गए? तो ऐसे प्रश्न जिसके अलग अलग वर्षों में अलग अलग जवाब लिए जा चुके हैं, तो उस कंडीशन में हमें उन प्रश्नों को पैर छू के आगे निकल जाना है, उनके चक्कर में फंसना नहीं है, क्योंकि गलत होने के चांस ज़्यादा है। आप भावनाओं में केशव लगा दिए तो लक्ष्मी आंसर ले लिया, लक्ष्मी लगा दिए केशव ले लिया, क्या दावा आपत्ति कर लोगे? चलो बताओ, नहीं कर पाओगे। बेस्ट ये है कि क्या करना, ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी अपने स्कोर की गिनती मत रखना। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे प्रश्नों गलत होने की प्रायिकता अधिक होती है सही होने से। क्लियर है ये बात, हाँ कि ना? तो हमने अभी तक किस बात को देख लिया कि भाई फाउंडर कौन था, कैसे केशव देव बना उसकी कहानी भी देखी, और कैसे लक्ष्मी देव बना इसकी भी कहानी देखी। ठीक है कि नहीं? ध्यान रखना, यह जो रायपुर की शाखा आप देखेंगे ना, अगर मैं बात करूं इसकी राजधानी की, किसकी? राजधानी, कैपिटल की, तो सबसे पहले इसका कैपिटल जो है वही था जहां पहुंचे थे कौन? लक्ष्मीदेव खल्लारी। उसके बाद राजा ब्रह्मदेव राय के समय 1409 में कैपिटल क्या बन गया? समझे कि नहीं समझे? क्या बन गया कैपिटल? रायपुर बन गया। क्या आप सभी समझे यहां तक? समझ गए नहीं सर? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाएं। कैसे यार एकदम सुकुड़दुम बैठे हो तुम लोग? मजा नहीं आ रहा है क्या? जीवन में मजा चाहिए? बंजी जंपिंग करो, इतना ऊंचाई नहीं मिले तो रस्सी बांध के हमारी छत से कूद जाओ, थोड़ा खिंचाओ फिर वापस आ जाओ, बढ़िया। उसके बाद फिर एकदम मजा आ जाएगा जीवन में। फिर आओ यहाँ बैठो। पहला शासक किसे देखोगे? लक्ष्मी देव को, हाँ कि ना? लक्ष्मी देव के बाद अगला शासक हम लोग देखेंगे लक्ष्मी देव के पुत्र पिक्चर देखे छोगे? ये सिंघन है, वो सिंघम था, बाजीराव सिंघम। नहीं देखे हो पिक्चर? तो पढ़ते भी नहीं हो यार तुम लोग, पिक्चर भी नहीं देखते हो। फिर सिंघन के पुत्र रामचंद्र देव। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है कि नहीं है? रामचंद्र देव के पुत्र किसको देखने वाले हो? ब्रह्मदेव राय। ठीक है, और उसके बाद सीधा हम लोग अंतिम शासक को देखेंगे। नाम क्या है? अमर सिंह। क्या नाम है? शासनकाल की बात करोगे 1300 से 1340 ईस्वी। ठीक है कि नहीं है? फिर 1340 से 1380 ईस्वी। ठीक है, फिर अगला 1380 से 1400, 1400 से 1420। तो ध्यान रखना, शुरू 240 वाले हैं, 1300 चालू कर देना, 2 40 40, फिर 20 20। याद रह जाएगा नहीं रह जाएगा? और इसके बाद क्या किया जाए लास्ट में? अमर सिंह देव 1741 से लेके 53 ईस्वी। 1741 से लेके 53, 1741 से लेके 53। ठीक है, शुरू करें? चलिए भाई, सबसे पहले
क्या शासनकाल? क्या क्या पॉइंट है? सबसे पहले संस्थापक, हाँ की ना, ठीक है कि नहीं? फिर उल्लेख कहां से मिलता है? रायपुर से। रायपुर से कहां? कोको से? शिलालेख, हाँ रायपुर, रायपुर शिलालेख रामचंद्र देव का था ना? रामचंद्र देव का था कि नहीं था? कैसे हो यार, हाँ ना कुछ तो बोलो, इतने देर से चिल्ला रहे हो। ब्रह्मदेव राय का तो बोलना चाहिए, नहीं सर ब्रह्मदेव राय है करके। पूनम मैडम, किसका था? किसका था रायपुर शिलालेख? ब्रह्मदेव राय था ना? पूनम मैडम, ब्रह्मदेव का था ना? फिर ध्यान दीजिए क्लास में, आप लोग नहीं समझ में आता है पूछें। समझ में आया कि नहीं आया? संस्थापक थे, उल्लेख कहां से मिलता है? रायपुर शिलालेख। और इनका एक जन पुत्र था, पुत्र महाप्रतापी, क्या नाम उसका? सिंघन देव। समझ में आया कि नहीं आया? अगला सिंघन देव। कौन से देव? सिंघन देव। 1340 से लेके 80 ईस्वी। इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान में रखना। ये क्या किए थे? रायपुर के 18 गढ़ जीत लिए थे। समझ में आया कि नहीं आया? रायपुर के 18 गढ़, और संभवतः यह सिंघन देव ही थे, संभवतः सिंघन देव ही थे जो अपने आप को इतना जीतने के बाद स्वतंत्र घोषित कर दिए, जाओ हम लोग अलग हैं करके। समझ में आया? 18 गढ़ जीत लिए और उसके बाद स्वतंत्र घोषित कर दिए, जाओ हम लोग स्वतंत्र हैं, तुम लोग अपना देखो, हम लोग अपना देखेंगे, तुम लोग जाओ एडीओ की तैयारी करो, हम लोग हॉस्टल वार्डन का तैयारी करेंगे करके। ठीक है कि नहीं है? हाँ कि ना? अगले राजा, इनके बारे में बहुत कम फैक्ट है सबके बारे में। किसके पुत्र थे? मैं बोला ना चारों पिता पुत्र हैं करके, ठीक है ना? शासनकाल 1380 से 1400 ईस्वी, ठीक है कि नहीं? रायपुर शिलालेख जो है ना, इसमें रामचंद्र देव को रामचंद्र देव के नाम से बताया गया। किस नाम से? रामचंद्र देव। वहीं खल्लारी शिलालेख को देखोगे ना, इनको रामदेव लिखा गया है, वही बाबा रामदेव, ऐसे वाले जी। नहीं देखे हो क्या आप लोग? आस्था चैनल में तो आते हैं क्या? अभी भी आते हैं अभी भी, लेकिन आजकल तो दूसरे संत लोग ज़्यादा फेमस हो गए हैं क्या? वो भी आते हैं, वो संत से ज़्यादा बिजनेसमैन बन गए हैं भैया। पतंजलि की एवरीथिंग है। पतंजलि कपड़ा भी निकला है, सुना हूँ मैं, निकला है, लिए हैं उसको पतंजलि कपड़ा। हाँ, मैं अकबका गया सुना वाला पतंजलि कपड़ा क्या होता है। मैं कल घर गया, मेरी छोटी सी बेटी है 2 साल की, मैं शादीशुदा हूँ, लोग मानते नहीं हैं हूँ, लेकिन 8 साल हो गया मेरी शादी को। तो मेरी एक छोटी सी बेटी है 2.25 साल की, वो बहुत मैगी खाती है, सुबह उठती है ना मैगी। मेरे पापा कल ना उसके लिए 2 ठो मैगी लेके आए। कौन सा वाला मैगी हो? पतंजलि वाला। तो मैं आज बोला सुबह मेरे एक नाश्ता में बना के देना उसको, तो मैं भी खा के देखूंगा पतंजलि मैगी जो है उसमें क्या ऐसा खासियत रहता है। कैसे का तो सन खा भी नहीं था हूँ मैगी, नहीं खा, बस शादी हुई तब मिली बाबू तोला। चलो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना, ये राजा रामचंद्र देव ही थे जिन्होंने रायपुर शहर को बसाया। समझ में आया कि नहीं आया? रायपुर शहर बसाया। कौन बसाया रायपुर शहर? रामचंद्र देव। ठीक है कि नहीं है? तो नाम रायपुर क्यों पड़ा?
रामचंद्रपुर पढ़ना चाहिए था। समझे कि नहीं समझे? तो इन्होंने अपने बेटे के नाम पर इस शहर का नाम रखा था। तो बेटा कौन था? ब्रह्मदेव राय। रायपुर। समझे नहीं समझे? ब्रह्मदेव राय से राय, ठीक है कि नहीं है? तो जब मैं पहली बार पढ़ा ना, ब्रह्मदेव बस नाम जानता था, पूरा नाम नहीं जानता था। बोले ब्रह्मदेव के नाम से रायपुर बनाया। मेरे को लगता था ब्रह्मदेव के नाम से काहे रायपुर बनाए होंगे यार, ब्रह्मपुर बनाना चाहिए था, कहाँ से रायपुर सेट हो रहा है करके। फिर जब पूरा नाम पढ़ा ना, तब पढ़ा अच्छा ऐसे आ रहे हो करके। समझे कि नहीं समझे आप लोग इस बात को? रायपुर शिलालेख रामचंद्र देव, खल्लारी शिलालेख रामदेव, रायपुर शहर बसाया ब्रह्मदेव राय, जो इनका पुत्र था अपने पुत्र के नाम पर। क्लियर है कि नहीं ये बात? ठीक है भाई। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने चौथे शासक। क्या नाम है इनका? ब्रह्मदेव। अब ब्रह्मदेव राय क्या शासनकाल होगा? 1420 ईस्वी, हाँ कि ना? अब नेक्स्ट क्या ध्यान रखोगे इनके बारे में कि ये जो ब्रह्मदेव राय थे, सबसे पहले इन्होंने राजधानी में परिवर्तन किया, ठीक है कि नहीं? और राजधानी बनाई किसे? रायपुर को। रायपुर राजधानी बनी है वर्ष 1409 ईस्वी। कौन से वर्ष? 1409 ईस्वी में क्या बनाई है? राजधानी बनी, ठीक है। इनका जो रायपुर शिलालेख है, रायपुर रॉक एडिक्ट शिलालेख, इस शिलालेख के अनुसार एक व्यक्ति था जिसका नाम था हाजी राज नायक। कौन था? हाजीराज नायक। क्या बनवाया पता है? ये हटकेश्वर महादेव। क्या बनवाया? हटकेश्वर महादेव। समझे कि नहीं समझे? फिर इनका दूसरा शिलालेख कौन सा है? नहीं है खल्लारी। तो खल्लारी शिलालेख यह बताता है, खल्लारी में एक फेमस नारायण मंदिर है। जानता है कोई? कौन कौन खल्लारी है? हाथ उठाएं। तो खल्लारी में पहाड़ वाले मंदिर पे गए हो? नीचे वाले मंदिर पे गए हो जहां सामने में बलि देते हैं? खल्लारी ऐसी जाओगे ना, तो खल्लारी जब पहुंचोगे ही ना, तो रोड दो भागों में ऐसा बटा हुआ है। लेफ्ट वाले में आप जाओगे तो पहाड़ चढ़ने वाला वो नीचे आ जाता है, वहां सीधा चढ़ जाओ पहाड़ ऊपर। इसमें ना जाके राइट वाले में जाओगे ना, तो लगभग 50 कदम के बाद बड़ा सा वैसी खल्लारी देवी का एक और मंदिर है। तो जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाते नीचे दर्शन कर लेते हैं। और उसी मंदिर के ठीक सामने है नारायण मंदिर। कौन सा मंदिर? तो जब नारायण मंदिर के प्रांगण में घुसोगे ना, तो सब लिखा हुआ है, संरक्षित इमारत ये वो। और थोड़ा अंदर जाओगे देखोगे तो पता नहीं किसके घर का अंगना वंगना है वो, और उसी में वो मंदिर है, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर मंदिर है, कभी जाके देखना। नारायण मंदिर असल में भगवान विष्णु का मंदिर है। नाम सही पता चल गया होगा, ठीक है कि नहीं? जो कि बना कब? वर्ष 1415 ईस्वी, खल्लारी शिलालेख के अनुसार ना, ठीक है। दूसरी बात, इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? देवपाल मोची। क्या नाम था? देवपाल। अब देखो याद करो, मैं आपको बता रहा था कि आपको कलचुरी काल में चारों वर्णों के बारे में पता चलेगा। 3 वर्ण देख लिए थे, हाँ कि ना? गंगाधर ब्राह्मण था, राजा क्या था? क्षत्रिय था, और वल्लभ राज क्या था? वैश्य। मोची मतलब क्या रहा होगा? मोची क्या रहा होगा? मोची मोची रहा होगा। अरे शूद्र नहीं आएगा? वर्ण व्यवस्था में शूद्र नहीं आएगा क्या? तो बहुत सी फेमस की पुस्तकों में लिखा रहता है 3 वर्णों का पता चलता है। आप लोग अपने आंख से देख रहे हो यार, 4 वर्ण का आदमी है वहां पे, कैसे 3 वर्ण का पता चलेगा बोलोगे? आप लोग देखे ना, उदाहरण चारों वर्णों को मिलता है, तो कैसे इस बात को मान ले कि 3 वर्णों को पता चलता है? तो ध्यान रखना, कलचुरी काल से हमें चारों वर्णों का पता चलता है। बाकायदा एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो,
ठीक है कि नहीं। इसके बाद ध्यान रखना ये राजा ब्रह्मदेव राय ही थे जिनके शासनकाल में दो चीजें रायपुर में बनी बहुत फेमस। एक का नाम क्या है, दूधाधारी मठ। ये मत समझ लेना कि इन्होंने बनाया था, ये मत समझ लेना कि इन्होंने बनाया था, इनके शासनकाल में बना था। समझ में आया कि नहीं आया। दूधाधारी मठ और क्या है, बूढ़ा तालाब, जिसको आजकल क्या कहा जाता है, विवेकानंद सरोवर। बूढ़ा तालाब गए हो ना, भगवान विवेकानंद, भगवान क्यों, विवेकानंद जी बहुत बड़ा प्रतिमा है, हाँ कि ना। और उसी के सामने एक ठो वो शंकर जी के मंदिर के बगल में इडली दुकान वाला है, क्या नाम है उसका, अरे बहुत फेमस है, वो आया है यूट्यूब पे, पता है ना। और जबरदस्त डोसा बनाता है, एक दिन मैं खाया, अगले दिन पेट खराब हो गया। समझ में आया। तब से थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ कि हटा भैया नहीं जाना है जबरदस्ती, प्राण देवर कौन जाई मरे बर की क्या। हो गया, हो गया कि नहीं। इसी के साथ कहानी किसकी खत्म हुई, ब्रह्मदेव राय, ठीक है। आधिकारिक रूप से कोई नाम नहीं है, समझ में आया। न्यूज़पेपर में एक आध बार आर्टिकल में मैं पढ़ा था, लेकिन अब न्यूज़पेपर का आर्टिकल का याद रखने को उतना ज़रूरत नहीं है। पुस्तकों में मतलब एकदम गवर्नमेंट सोर्स के हिसाब से ऐसा कोई नाम नहीं है, ठीक बात। आगे बढ़ जाएं। अब हम किस पर आने वाले हैं बताओ, अंतिम शासक, हाँ कि ना। अमर सिंह, यही है कि नहीं है। क्या था शासनकाल, पक्का ना। अब आप सुनोगे तो आप लोग को ना बड़ा ही अजीब लगेगा। अमर सिंह का एक तो ताम्रपत्र मिला। ये ताम्रपत्र क्या कहता है पता है, ये ताम्रपत्र ये कहता है कि वर्ष 1750 ईस्वी में इन्होंने बिना किसी विरोध के, बिना किसी विरोध के अपना शासन किनको दे दिया, अटैक भी नहीं हुआ भाई। रतनपुर में कम से कम क्या हुआ था, आक्रमण। इनके में तो ताम्रपत्र में लिखा है बिना किसी विरोध के, बोले देखो ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे और उसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कमजोर हो गए हो। तो सोचा होगा ठीक बोला, जबरदस्ती आग मार खाए का मतलब, ले भैया तीर रख ले की क्या। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप सोचो जो कलचुरी वंश इतना बड़ा था, हम देख रहे थे कहाँ बंगाल, कहाँ आंध्रा, कहाँ एमपी, कहाँ महाराष्ट्र, हाँ कि ना, कहाँ उड़ीसा, सब लिए हुआ, उसका अंत किस प्रकार से हो रहा है। कोई आत्मसमर्पण कर रहा है, कोई डायरेक्ट मारे छोड़ दे रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं ना, लाइफ गोज अ फुल सर्कल। तो आपके जीवन में चढ़ाव आएंगे तो उतार भी आएंगे, तो अपने पैरों को जमीन पे बनाए रखना। हवा मुड़ोगे बदाखले गिरोगे। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए अब हुआ क्या, जब मराठों ने इनको क्या किया या इनके शासन को छीन लिया, तब देखते जाना इनके राज में इन्हीं को एक छोटी सी जमीन दी गई। कौन से भाग को दिया गया, इसको मैप के माध्यम से आपको समझाता हूं। कौन सा भाग दिया गया पता है इनको, देखते जाना। ये रायपुर, ठीक है, ये पाटन और ये राजिम, इतना छोटा सा भाग दिया गया इनको। क्या क्या, रायपुर, फिर क्या है पाटन, और फिर क्या है, इतना सा भाग दिया गया बस। देख रहे हो, यही तो हुआ। ये रायपुर, दुर्ग का नीचे पाटन, और उसके बाद एक सेकंड,
ये रायपुर हुआ, ये दुर्ग का पाटन, और ये क्या हुआ आपका गरियाबंद का राजिम। इतना ही से तो हुआ कि नहीं, ये रायपुर, ये राजिम और ये पाटन। इतने इस भाग को दे दिया गया, अपने जीवन यापन के लिए क्या करो तुम रख लो करके, समझ गए। और इसके एवज में इनको मराठों को क्या देना था, 7,000 रुपया टकोली। क्या देना था, 7,000 टकोली। टकोली समझते नहीं समझते? टकोली बोले तो वार्षिक कर, समझ में आया? यह मराठों के द्वारा वसूल किए जाना या किया जाने वाला एक ऐसा वार्षिक कर था जो कि छोटे मोटे जमींदार मराठों को क्या करते थे, दिया करते थे। तो ये 3 क्षेत्र तुम रखो, यहां अपना जीवन यापन करो, यहां के लोगों से लो टैक्स तुम, और हमको साल में कितना रुपया दो। कब की बात है, 1750 का 7,000 है ना, 7,000 का आज भी बहुत कीमत है। किसी को लगता है छोटा, लगता है 7,000 किसी को छोटा लगता है, लाओ दो, छोटा रकम है, रख के क्या करोगे, परेशान भर हो ना, मेरे खोने दो परेशान। समझे कि नहीं समझे? अब होता क्या है, समझते जाना। ये जो अपने अमर सिंह थे, इनकी हो जाती है मृत्यु। कब हो जाती है, 1753। 53 ही तो वर्ष लिखा हूं ना। अब मृत्यु हुई, इनका पुत्र कौन था, शिवराज सिंह। कौन था, और शिवराज सिंह कहां गया था उस समय, तीर्थ यात्रा। कहां गया था, तीर्थ यात्रा में गया, बढ़िया से शिवराज सिंह। पीछे उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हुई ना, तो जो ये थे मराठे, उन्होंने क्या किया, रायपुर, राजिम, पाटन को भी छीन लिया। ला दे दो, अब मर गए, अब क्या कर देते हैं, ठीक है। तो ये वापिस आए, और वापिस आने के बाद माफी मांगे, है भगवान मत करो, नहीं स्ना दे दो ना, काहूँ जी कामे जी हूँ खाऊँ मैं यहाँ की क्या, ठीक है। तो मराठे माफी के तौर पर इनको क्या करते हैं, तो महासमुंद क्षेत्र के 5 गांव देते हैं, जिनमें से एक बड़गांव था। समझ में आया? तो बड़गांव करके 5 गांव देते हैं महासमुंद क्षेत्र का, और कहते हैं कि तुम प्रत्येक गांव से 1 रुपए, कितना, प्रत्येक गांव से तुम 1 रुपए वसूल करो, अपना जियो खाओ और वहीं परे रहो, ठीक है कि नहीं। ये व्यवस्था कब तक चली, 1822। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद कहानी खत्म, पैसा हजम, ठीक है कि नहीं है, क्लियर? तो देख रहे हो मतलब कैसा अंत हो रहा है। तो इतना बड़ा कलचुरी वंश है, आज तक कभी किसी कलचुरी के बारे में सुने हो इधर घूमते घामते? हाँ, मैं एक बार देखा, ठीक है। तो ये अपना सदर है ना, उस सदर लाइन से मैं जा रहा था, तो एक तो बोर्ड लगा हुआ था, ठाकुर ब्रैकेट में कलचुरी समाज, इन लोग का कोई संगोष्ठी वंगोष्ठी हो रहा था, तो सब लोग आने वाले थे। तो मेरा मन हुआ जाक रुकू, पूछूं क्या तुम ही लोग हो क्या जी, जाजल देव वाले करके। फिर मैं बोला हटा नहीं पूछो, मार ही मोला की के हमारे जले में नमक छिड़के बराते हैं कि के तो मैं बोला हटाओ जान दो, कोई मतलब नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस प्रकार से कलचुरियों का क्या हुआ, रायपुर शाखा भी खत्म हो गया, समाप्त हो गया। तो कलचुरी शासन जो इतना वृहद था, आपने देखा कि किस प्रकार से रायपुर और रतनपुर दोनों ही शाखाओं का अंत हुआ, ठीक है कि नहीं। एक चीज और ध्यान रखना, एक मिसलिनियस फैक्ट बता देता हूं। जिस प्रकार से राजिम को क्या कहा गया था, चतुर्युगी पुरी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मणिपुर, मणिकपुर, हीरापुर और रतनपुर, याद है कि नहीं है? वैसे ही रायपुर जो है ना, इसका उल्लेख हमें 3 युग में मिलता है। सतयुग छोड़ दो, कौन कौन सा बचा? त्रेता, फिर द्वापर, और उसके बाद अब इसमें तो मिलता ही है, ठीक है कि नहीं है? तो कलयुग में क्या नाम है?
कैसे भोकवा लोग हो यार, कलयुग का नाम नहीं बता सकते? रायपुर तो नाम है, और क्या नाम रहेगा? उसके बाद क्या है? त्रेता और द्वापर में, त्रेतम पता है क्या था? हाटकपुर। क्या नाम था? हाटकपुर। और द्वापर में कंचनपुर। हट कंचन करके याद रख लेना। कंचन को हटने बोल रहे हो ना, हट कंचन आगू जान दे बोला, ठीक है। तो हाटक और कंचनपुर, ठीक है कि नहीं है? ध्यान रहेगा ना? नहीं ध्यान रहेगा। लहुरी का शाब्दिक अर्थ ही शाखा होती है, इसलिए। ठीक है, हो गया? तो आप लोग का लिखने विखने का खत्म हो गया हो तो फिर पढ़ लें आगे। क्या ऐसा लिखते रहते तुम लोग को? तो वो चालू हो गया है ना ऑनलाइन वाला सुविधा, लिखे बिना पढ़े एक मजा नहीं आया इसे। चलो, तो जैसे हॉस्टल वार्डन तक तुम लोग का कोर्स खत्म नहीं हुआ तो फिर कलचुरी प्रशासन। ठीक है, देखो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था एक पढ़ेंगे, उसके बाद कलचुरी कालीन प्रमुख अधिकारी पढ़ेंगे। इन दोनों में क्वेश्चन आने के बहुत चांस है, आता ही है। ठीक है, उसके बाद कलचुरी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, फिर कलचुरी सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे। ये 4 चीज पढ़ेंगे। इसके बाद अगर समय बच गया तो मराठा चालू करेंगे, और नहीं फिर मराठा को कल पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कलचुरी प्रशासन। तो ध्यान रखना, कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारी प्रशासनिक इकाइयां थी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों को हम लोग क्या है देखने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों में पहली इकाई कौन सी थी? मंडल। मंडल से छोटी इकाई हुआ करती थी गढ़। गढ़ से छोटी इकाई हुआ करती थी बरहा या बरहो, और उससे छोटी इकाई क्या थी? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, वैसे कहोगे तो इससे बड़ी इकाइयां भी थी। देश, विषय, राष्ट्र। समझ में आया कि नहीं आया? तो देश, विषय, राष्ट्र, उसके बाद उसके नीचे आते थे मंडल, गढ़, बरहो और ग्राम। ठीक है, तो सबसे बड़ी इकाई क्या थी? देश, और देश का प्रमुख कौन था? राजा। समझ में आया कि नहीं आया? देश मतलब देश का प्रमुख क्या हुआ? राजा हो गया। ठीक है, देश बटा हुआ तक करता था किस पे? विषय पे, और विषय का प्रमुख हुआ करता था कौन? विषय पति कहलाता था। क्या कहलाता था? विषय पति। विषय पति। एग्जाम्पल के लिए मान लो देश हमारा छत्तीसगढ़ है, तो विषय क्या है? संभाग। विषय क्या है? संभाग। हमारा राज्य संभाग में बटा है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, और राष्ट्र क्या है? मान लो जिला। संभाग किस में बटा है? जिले में। तो वैसे ही विषय से नीचे इकाई क्या हुआ करती थी? राष्ट्र। समझ में आया कि नहीं आया? और इसके लिए हुआ करता था महामंडलेश्वर। कौन हुआ करता था? महामंडलेश्वर। कोई समस्या? तो हमने क्या देखा? देश, राजा, विषय, विषयपति, उसके बाद राष्ट्र, उसके लिए क्या था? महामंडलेश्वर। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आ जाते हैं ये इकाइयां जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, वो जानकारी के लिए ठीक है। मंडल, मंडल समूह था 1,00,000 ग्राम का। कितने ग्रामों का समूह था? ठीक है, और मंडल का जो प्रमुख था ये कहलाता था मांडलिक। क्या कहलाता था? समझ गए? तो मंडल समूह था 1,00,000 ग्रामों का, और मंडल का प्रमुख कहलाता था क्या? मांडलिक। वैसे ही गढ़ जो था वो समूह था किसका? 84 ग्राम। तो 84 विलेजेस 84 ग्राम मिलके एक गढ़ बनाते थे। समझ में आया कि नहीं आया? और उस गढ़ का जो प्रमुख अधिकारी था या हेड था, चीफ था, क्या कहलाता था?
गणाधिपति। क्या कहलाता था? गणाधिपति। और जब ये गणाधिपति ब्राह्मण जाति का होता था तब दीवान कहलाता था। समझ में आया? आप लोग पढ़े होंगे ना डायरेक्ट गढ़ का प्रमुख दीवान होता था करके, वो असल में ऐसा नहीं है। कैसा है वो? तो गढ़ का प्रमुख गणाधिपति कहलाता था, जो ब्राह्मण जाति के होने पर दीवान होता था। समझ में आया कि नहीं आया? तो वैसे गणाधिपति है, ब्राह्मण जाति का क्या है? वो दीवान है। समझे कि नहीं समझे? बरहो जो था ये 12 ग्राम का समूह था। कितने ग्राम का? 12 ग्राम का समूह था। और बरहो का जो प्रमुख था वो क्या था? दाऊ कहलाता था। क्या कहलाता था? दाऊ। ठीक है कि नहीं? और ग्राम सबसे छोटी इकाई, तो ग्राम का जो प्रमुख था ये कहलाता था क्या? गौटिया। क्या कहलाता था? अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं एक गढ़ के अंदर कितने बरहो आते थे तो क्या कहोगे? एक गढ़ के अंदर कितने बरहो आते थे? कैलकुलेट करके बताओ। 7 आएगा नहीं आएगा? 12 सत्ते 84। तो अगर गढ़ को 7 बरहो लिख देगा तो क्या है? एक गढ़ 7 बरहो के बराबर होता था, लिख दिया स्टेटमेंट में, तो क्या करोगे? सही मानोगे गलत मानोगे? गलत मानोगे सही मानोगे? सही मानोगे भाई। ठीक है कि नहीं है? इसको समझाने का जरूरत है किसी को तो मैं समझा दूंगा, हाथ उठाओ। ठीक है चलो। तो ये क्या हुआ? कलचुरी कालीन प्रशासनिक इकाइयां और व्यवस्था भी कह लो। अब आप देखो ये जो शब्द हैं अभी भी हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे? गौटिया। आपके गांव का जो सबसे अमीर आदमी होगा सामान्य तौर पर आप लोग उसको बोलते हैं गौटिया घर के हरे, बोलते हैं कि नहीं? उसके बाद दाऊ शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, नहीं किया जाता? दाऊ जी, हाँ, बड़े बुजुर्ग के लिए नहीं होता। दाऊ जो है ये भी अपभ्रंश होके गांव के प्रमुख के रूप पे आ गया है। जो गांव का सबसे बड़ा आदमी हो दाऊ है, फलाना गांव दाऊ है रे भैया, ये हकीकत है। ठीक है कि नहीं? फिर इसके और अपभ्रंश कैसे हो चुके हैं? जो आदमी ध्यान नहीं देता, काम नहीं करता है तो अपन आप दाऊ समझते हैं। ठीक है कि नहीं है? समझे कि नहीं? क्लियर है ये बात? तो ये क्या हुई? प्रशासनिक इकाइयां और व्यवस्थाएं कह लो। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसमें क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना ना, इसमें क्वेश्चन आता है इस टेबल में से, खासकर गढ़, बरहो और ग्राम। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या देखना है? तो कलचुरी कालीन अधिकारीगण और मंत्रिमंडल। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? मंत्रिमंडल। क्या देख लेते हैं? मंत्रिमंडल में देखते जाओ कौन रहेगा। सबसे पहले युवराज। कौन रहेगा? जो कि अगला राजा होगा। ठीक है कि नहीं है? उसके बाद रहेगा कौन? महामंत्री। कौन रहेगा? महामंत्री। महामंत्री कौन था पता है? तो ये राजा जो है उसका प्रशासनिक सलाहकार। राजा क्या हुआ करता था? प्रशासनिक सलाहकार हुआ करता था। हो गया कि नहीं? इसके बाद महामात्य। तो महामात्य मतलब मोटा मोटा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मान लो। कौन है अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर? हैं? नहीं पता? कैसे लोग हो यार, होमवर्क है, कल आग बताना मेरे को। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घटनाक्रम है ना आपके सिलेबस में, नहीं बता पाओगे तो कल बता दूंगा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और जब मैं नाम बोलूंगा ना सब लोग बोलेगा अच्छा, ऐसे बोलोगे, क्योंकि आप सब जानते हो, सब जानते हो, अच्छे से जानते हो। उनको भी नहीं पता है मत पूछो। तो क्यों बात कर रहे हो? क्या पूछ रहे हो? का साग खा है ठीक है? क्या बताऊं बहनी, सुबह मछली रांधे रहे हो ठीक है। चलिए, महामंत्री, महामात्य हुआ कि नहीं? अगला जो होता था वो होता था महासंधि विग्रहक। ये कौन होता था? विदेश मंत्री।
ठीक है, पीए लिख देता हूं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। संसदीय कार्य मंत्री, ठीक है, संसदीय कार्य। महासंधि विग्रहक हो गया कि नहीं हो गया? आगे बताऊं, हाँ कि ना? फिर है महाप्रतिहार, ये संचार वाला व्यक्ति, कम्युनिकेशंस, ठीक है, संचार। महाप्रतिहार हमेशा राजा के साथ रहता था, एकदम बॉडीगार्ड टाइप, और महाप्रतिहार के परमिशन से बिना कोई व्यक्ति राजा से मिल नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया कि नहीं हो गया? कितने हो गए? 5 हो गए। अगला महापुरोहित। महापुरोहित बोले तो राजगुरु, जिससे पूछ के नियोग करवाए थे, याद करो, कल नहीं बताया था? मैं सोचता हूं ना कल से आऊंगा और एकदम तुम लोगों ने फैक्ट पढ़ाऊं, कोई कहानी नहीं, 1 हफ्ता में कोर्स खत्म, बन जाएगा नहीं ऐसी। फिर महापुरोहित, ठीक है कि नहीं है? हाँ कि ना? अगला महाप्रतिहार हो गया ना, महाप्रमात्री, ठीक है। राजस्व ये विभाग था इसका, महाप्रमात्री। तो युवराज समझ गए, जो आगे चल के राजा बनेगा। महामंत्री राजा का प्रशासनिक सलाहकार। उसके बाद क्या है? महामात्य, संसदीय कार्य, ठीक है कि नहीं है? महासंधि विग्रहक, विदेश मंत्री, महाप्रतिहार, संचार, महापुरोहित, राजगुरु, महाप्रमात्री, राजस्व, ठीक है कि नहीं? ये क्या हुआ? मंत्रिमंडल। तो ये 7 मंत्री मंत्रिमंडल में क्या थे? हुआ करते थे। समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे बताएं। अब हम लोग आ जाते हैं अधिकारी गण पर। किन पर? ठीक है, तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो सर्वोच्च अधिकारियों का है। तो सर्वोच्च अधिकारी वाले ग्रुप में कौन कौन आते थे? तो सबसे पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम था महाध्यक्ष। समझ में आया कि नहीं आया? कहा था, क्या नाम था? महाध्यक्ष। ये ना सचिवालय का प्रमुख हुआ करता था। इंद्रावती भवन का प्रमुख जी, सचिवालय। तो सबसे बड़ा सचिव, हाईएस्ट रैंक्ड सिविल सर्वेंट। समझ गए कि नहीं समझ गए? मोटा मोटा आज का क्या मान लो? चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, मुख्य सचिव, ठीक है कि नहीं है? इस लेवल का अधिकारी था ये। ठीक, समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब इसके बाद सेना का प्रमुख था महासेनापति। क्या नाम था? महासेना। ये कौन था भाई? सेना, ठीक है कि नहीं है? अब पुलिस व्यवस्था के प्रमुख के रूप में कौन था? दंडपाशिक। ये पुलिस प्रमुख था, डीजी, ठीक है कि नहीं है? और उसके बाद एक था महाकोट्टपाल। महाकोट्टपाल कौन था पता है? तो ये गढ़ की रक्षा के लिए अधिकारी था। गढ़ मतलब किला, तो किले की रक्षा के लिए कौन था? महाकोट्टपाल। तो एकदम हाई लेवल के ऑफिशियल्स कौन थे? महाध्यक्ष, महासेनापति, दंडपाशिक और उसके बाद महाकोट्टपाल। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगली जो व्यवस्था है अधिकारियों में वो कौन सी व्यवस्था थी? न्याय की। किसकी? न्याय की। अब न्याय की जो व्यवस्था है उसके लिए कौन था? तो सबसे पहले व्यक्ति था जिसका नाम था दांडिक। क्या नाम था?
दांडिक, और ये न्याय अधिकारी था। मान लो जज। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं? अगला अधिकारी था भट्ट। ये किसका अधिकारी था? तो कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए कौन था? भट्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अगला एक व्यक्ति था जिसका नाम था दुष्ट साधक, और ये जो दुष्ट साधक था ये चोर पकड़ने का काम करता था। चोर को पकड़ने वाला दुष्ट साधक। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ कि ना? अब तीसरा कैटेगरी, युद्ध प्रतिरक्षा। अब युद्ध प्रतिरक्षा वाली कैटेगरी में दो अधिकारी हम लोग को मिलेंगे। एक रहेगा महापिलुपति, तो ये कौन था? हाथी सेना का प्रमुख। हाथी सेना का प्रमुख। अगला महा अश्व साधक, ये कौन था? घुड़सवारी या घुड़सवार कह लो, सेना का प्रमुख। समझ गया कि नहीं समझ गए? तो घुड़सवार सेना कौन था भैया? इसका महाअश्व साधक। इससे हमें क्या पता चलता है पता है? इस काल में हमें चतुरांगिनी सेना देखने को मिलती है। कैसी सेना? चतुरांगिनी। ऐसी सेना जिसके 4 अंग हो, घोड़ा वाले, हाथी वाले। तो जब घोड़ा आती है, पैदल वाले तो होबे करेंगे ना, कि पैदल वाले नहीं रखोगे। हमारे यहाँ पैदल कोई चलवे नहीं करे भैया, हमारे यहाँ सीधा सेना बोलता ना हाथी वाले मन जाते गए, तो पैदल वाले भी होंगे। अब राजा लोग तो रथ में भी जाएंगे, नहीं जाएंगे कि राजा भी दौड़ा दो जाओ करके। तो क्या हुआ? पैदल, रथ, हाथी, घोड़ा, हो गए 4 अंग, चतुरांगिनी। अब हमारे पास अंदर में कोई वो तो है नहीं तरिया नदिया की, उसमें एक तो सेना अलग बनाएंगे हम लोग। ज़्यादा हम लोग के यहाँ जो नदिया है वो सब प्रायद्वीपीय है, गर्मी के मौसम में हटा जाएगा, फिर कैसे ले जाओगे उसमें अपना नेवी को? समझ में आया कि नहीं आया? समुंदर वमुंदर से लगा होता तो हम लोग का नेवी भी होता। यहाँ महानदी देखोगे जाके अभी आरंग के उस पार तो मैदान है, उसमें क्रिकेट मैच हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे बताऊं? चौथा सेक्शन धर्म। तो धर्म में ध्यान रखना, एक अधिकारी था जिसका नाम क्या था? धर्मलेखी। क्या नाम था अधिकारी का? धर्मलेखी। अब ये जो धर्मलेखी अधिकारी था ये क्या किया करता था? तो राजा लोग जितना दान पत्र जारी किया करते थे ना, इसका हिसाब रखता था। फलाना दान पत्र, ढेकाना दान पत्र सुने हो नहीं सुने हो? तो दान पत्र का हिसाब रखने का जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? धर्मलेखी। और उसके बाद 5वां कैटेगरी जो है वो क्या है? अन्य। क्या कैटेगरी है 5वां? अन्य। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था शोल्किक। क्या नाम था? शोल्किक। अब ये क्या किया करता था शोल्किक? तो ये कर एकत्रित करता था, टैक्स। ठीक है कि नहीं है? उसके बाद अगला अधिकारी था गमागमिक। क्या नाम था इसका? गमागमिक। यातायात, ट्रैफिक पुलिस जी। गमागमिक, यातायात, ट्रैफिक पुलिस। उसके बाद नगर का प्रमुख अधिकारी कौन था? पुर प्रधान। कौन था? पुर प्रधान। ये था नगर का प्रमुख अधिकारी। और उसके बाद ग्राम कुट था। कहाँ प्रमुख? ग्राम का प्रमुख अधिकारी। ग्राम का प्रमुख कौन था? ग्राम कुट। नगर का प्रमुख कौन था? पुर प्रधान। समझे कि नहीं समझे?
ये सब अधिकारी में से क्वेश्चन आने के चांस बिकट है, भयंकर है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब अधिकारी और मंत्री लोग, पिछले बार 2017 प्री में इसमें से क्वेश्चन आ गया था। किसके बारे में पूछा था? राजस्व महाप्रमात्री के बारे में पूछा था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, हो गया कि नहीं हुआ ये? इसके बाद अगला जो है स्थानीय प्रशासन। क्या है? स्थानीय प्रशासन में कलचुरी काल में पंचकुल की व्यवस्था थी। किसकी व्यवस्था? पंचकुल। अब ये जो पंचकुल है ना, इसमें 5 से 10 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, इनका इलेक्शन होता था। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसके जो सदस्य थे क्या कहलाते थे? महत्तर। और इनका जो प्रमुख हुआ करता था क्या कहलाता था? महत्तम। तो गांव शहर हर जगह हुआ करता था क्या? पंचकुल। तो गांव में है तो गांव के पंचकुल का प्रमुख महत्तम। पक्का ना? लिखना छोड़ो, इधर ध्यान दो। गांव के पंचकुल का प्रमुख अधिकारी कौन हुआ? महत्तम। पक्का? मैं तभी बताया हूं ग्राम के प्रमुख को ग्रामकुट बोलते थे करके। तो ग्रामकुट और महत्तम दूजन कैसे हो गए? चलो बताओ। ये पंचायत मतलब ग्राम ये सारे कैसे मैडम? शर्ट से लिख लिए प्रश्न को भी। इधर क्या अंतर होगा? तो अंतर क्या है पता है? ये क्या है? पंच और सरपंच। और ये कौन है? ग्राम सचिव। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सरकार की तरफ से है और ये लोगों की तरफ से जनप्रतिनिधि। ठीक है कि नहीं है? वो हाउ बोल रहा है, कुकुर भी समझ गया है, आप लोग नहीं समझ पा रहे इतने देर से। हो गया नहीं हुआ? स्थानीय प्रशासन खत्म। अब नेक्स्ट ध्यान दें। नेक्स्ट हम चलेंगे क्या? तो हम प्रशासनिक व्यवस्था देख लिए, प्रशासनिक अधिकारियों भी देख लिए। अधिकारीगण के बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं किस पे? राजस्व। यही तो था कि नहीं था? तो राजस्व की बात करें या अर्थव्यवस्था की बात कर लें कहूं? अब व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। सबसे पहले लोगों के लिए आय के स्रोत क्या थे? तो एक कृषि, फिर वनोपज। समझ गए कि नहीं समझ गए? और क्या था? खनिजों का निष्कर्षण, थोड़ा बहुत जितना कर सके। लॉयर्स को अगर तो निकाल ही लेते थे, कोयला फोयला निकाल ही लेते थे। कोयला निकाल के बेच देंगे, लोहा बनाएंगे। भाई लड़ाई होगा, चतुरांगिनी सेना रखे हो, तलवार किसका होगा? लकड़ी का। किसका चाहिए? कहाँ से मिलेगी लोहा? भगवान का तपस्या करके एक टांग में ऐसा खड़े होके, हे भगवान है, तपस्या करोगे तो लोहा मिल जाएगा, निकालना नहीं पड़ेगा। तो निष्कर्षण करोगे तो लोहा निकाल के फ्री में बेचोगे, पैसा में बेचोगे, तो आय एक साधन हुआ कि नहीं हुआ? कैसे लोग हो यार तुम लोग? राजा के लिए आय के साधन क्या थे? तो एक भू राजस्व। क्या था? एक भू राजस्व था। दूसरा, राजा को आसपास के राजाओं से क्या मिला करता था? उपहार भी मिला करता था, गिफ्ट। ये भी आय का एक साधन था। ठीक है, इस समय कर व्यवस्था थी, याद रखना। ऐसा नहीं है कि कलचुरी काल में कर व्यवस्था नहीं थी। कलचुरी काल में कर व्यवस्था थी, लेकिन जो कर थे वो लोगों पर बहुत ज़्यादा थोपे नहीं जाते थे। मतलब कहना चाहिए कि जो कर व्यवस्था थी वो रहती थी, बट अंग्रेजों टाइप नहीं कि लोगों को जान निकाल दो कर ले लेके। तो कर ऐसे होते थे जिससे लोग आसानी से
पटा भी सके दे भी सके। समझ में आया कि नहीं आया? अंग्रेज टाइप नहीं 4 गुना लगान देना पड़ेगा, पानी नहीं गिरा 6 गुना देना पड़ेगा, नहीं फिर जमीन ले लो मर जाओ तुम करके। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो कर थे बट ठीक है, सही तरीके से काम चलता था। अंग्रेजों वाला टायरनी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, शब्द है क्या किसी के पास? ठीक, चलो कोई बात नहीं। समझे कि नहीं समझे? ध्यान रखना यहां ना भूमि पर राजा का अधिकार था। भूमि पर किसका अधिकार था? लोगों को नहीं होती थी, राजा के द्वारा लोगों को भूमि आवंटित की जाती थी। किसके लिए? कृषि कार्यों के लिए। समझे कि नहीं समझे? ठीक, कृषि कार्यों के लिए राजा के द्वारा भूमि को क्या किया जाता था? आवंटित किया जाता था। ठीक है, इस समय एक बढ़िया सा कर लगता था, उसका नाम बता देता हूं। नदी पार करने का एक तो टैक्स लगता था, रिवर फेरी टैक्स बोलते हैं इंग्लिश में। नदी पार करने का भी कर लगता था। तो शिवनाथ नदी के उस पार चल दोगे टैक्स। तो ऐसा घूमने का नहीं, सामान ले जाने का रहता होगा लगता है मेरे को। आदमी कहीं भी घूमने जाएगा टैक्स लगेगा तो आदमी जाना ही बंद कर देगा। शिवनाथ के ऊपर बिहावे नहीं करना है, काकरो संकाबर ससरार जावत पैसा ले ली की के। समझ गया नहीं समझ गया? आगे बताऊं? नहीं बताऊं? ठीक है, इस समय जो मुद्रा चलती थी, क्या मुद्रा, इसको ऐसे लिखना, हाँ, 4 5 6। गिनती याद रहेगा कि नहीं रहेगा? 4 5 6। फिर इधर देखना, एक यहां लगाना, फिर 2 बार एक यहां पे। 6 के आगे 1 2 1 यहां पे। 4 कौड़ी मिला लो तो बनता था 1 गंडा। क्या बनता था? 1 गंडा। 5 गंडा मिला लो तो बनता था 1 कोरी। ठीक है कि नहीं? 16 कोरी का बनता था 1 2 गानी, और 11 2 गानी का बनता था 1 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? तो कैसे कहा मैंने? 4 5 6 1 लगाना, फिर नीचे 11, 4 कौड़ी 1 गंडा, 5 गंडा 1 कोरी, 16 कोरी 1 दोगानी, 11 दोगानी 1 रुपया। समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या थी? मुद्राएं। तो सबसे छोटी मुद्रा कौड़ी भी चलती थी, सबसे बड़ी मुद्रा रुपया भी क्या थी? चलन में थी। ठीक है कि नहीं? इस समय सिक्के किसके किसके देखने को मिले अपने को? सोना का सिक्का मिला था, हाँ कि ना? चांदी का सिक्का मिला था, हाँ कि ना? तांबा का सिक्का मिला था। सोना चांदी तांबा सबका सिक्का देखने को मिला। सोना चांदी तांबा सबका सिक्का देखने को मिला। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान में रखना अर्थव्यवस्था में। एक चीज़ और ध्यान रख लेना, मापन भी बता देता हूँ। मापन, माप के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? तो सबसे छोटी इकाई थी सेरी। क्या था? सेरी। ठीक है, अगर 5 सेरी मिला दो तो कहलाती थी पंसेरी। क्या कहलाती थी? और 8 पंसेरी मिला दो कहलाता था 1 मन। आप लोग हिंदी की बुक्स में कभी पढ़े होंगे, 1 सेर मिठाई तौल दो। कभी मुंशी प्रेमचंद पढ़े, निर्मला पढ़े हैं ना, उसमें आता है सेर मन। पुरानी टाइप की पिक्चर भी देखोगे, उसमें भी मिठाइयों को सेर वेर में लेते थे, पता है कि नहीं? अब तो हम लोग क्या लेते हैं? पाव और किलो, हाँ कि ना? कहीं कहीं पर ये गणित उल्टा हो जाता है। जैसे कुछ चीज़ों को हम दर्जन में लेते हैं, जैसे केला संतरा दर्जन में लेते हैं, नहीं लिए हो आज तक कभी? संतरा भी दर्जन में आता था, मैं लिया हूँ दर्जन में, संतरा भी लिया हूँ मैं। अब ना किलो वाला व्यवस्था कई जगह चल रहा है। केला किलो में खरीदे हो कभी? केला किलो में खरीदा हूँ मैं।
साउथ साइड जाओगे केला किलो में मिलता है, पता है आप लोग को, केला किलो में मिलता है। ठीक है, अब संतरा तो किलो में आने ही लगा, संतरा भी लेकिन मैं दर्जन में लिया हूँ एक ज़माने में। अब मेरा उम्र भी ज़्यादा है तुम लोग से, ठीक है कि नहीं है? तो ऐसी मैं सोचा कि पूछोगे सर आपका उम्र कितना है करके। कोरी, कोरी खैरखा, उस कोरी का शाब्दिक अर्थ अगर देखोगे तो 20 के लिए बोलते हैं, 20। उसके लिए जो शाब्दिक अर्थ यूज करते हैं ना वो है 20, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कोरी खैरखा कस हाबे, मतलब बहुत सारा है। ठीक है कि नहीं है? तो 20 के लिए भी है कोरी, बट ये कोरी कौन सा है? पैसा वाला है जी ये, ठीक है, वो गिनती वाला है। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, ये हुआ मापन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग किस पर आ जाते हैं? समाज। समाज में पहला जो पॉइंट, वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था कि नहीं था? था। कितने वर्ण देखने को मिलते हैं? किसी का डाउट है? 4 वर्ण में 4 वर्ण देखने को मिलते हैं। ठीक है कि नहीं है? ध्यान रखना। अच्छा, समाज के ही अंतर्गत एक पॉइंट धर्म भी बता दूंगा इनका, ठीक है? तो पहले समाज खत्म होने दो, इसी के अंतर्गत धर्म भी बता दूंगा। अगला, महिलाओं की स्थिति बताओ जरा, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाओं की स्थिति देखो, बड़ा अजीब सा बात है। जैसे कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखोगे ना, तो महिलाओं के द्वारा दिए जाने वाले जितने सजेशंस थे, जितने सुझाव थे, उनको क्या किया जाता था? माना जाता था। 2 एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जाजल देव प्रथम, गुंड महादेवी और रघुनाथ सिंह। याद करो इनकी दोनों रानी, ठीक है कि नहीं है? क्या बोले थे? झंडा करके क्या कर दो, ठीक है ना? लक्ष्मण कुंवर, पदम कुंवर, याद आया कि नहीं आया? ठीक बात। तो प्रशासन में महिलाओं की स्थिति क्या थी? अच्छी थी। महिलाओं द्वारा जो भी सलाह दी जाती थी उसका क्या किया जाता था? पालन किया जाता था कह लो, या उसको कंसिडर किया जाता था। लेकिन यहां पर क्या चलता था? बहुपत्नी प्रथा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये कुप्रथा थी। जैसे उल्हन देव की 3 रानी, रघुनाथ सिंह की कितनी रानी? 2 जन रानी। सुने कि नहीं सुने? ठीक है। वैसे ही रत्नदेव तृतीय देखोगे, उसकी 2 जन रानी थी। इसके अलावा एक और कुप्रथा थी जिसका नाम क्या था? सती प्रथा। तो सती प्रथा भी थी भाई, ये भी गड़बड़ बात है। उल्हन देव की 3 रानी सती हो गई थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सती प्रथा भी क्या थी? प्रचलन में थी। तो ये महिलाओं की स्थिति। वर्ण व्यवस्था में चारों वर्ण का क्या मिलता है? हमें वर्णन मिलता है। समझे कि नहीं समझे? अब इसी में अगला पॉइंट क्या है? धर्म। तो धर्म में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना? जो राजा था सबसे पहले वह किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। कौन से धर्म को? शैव धर्म को मानता था। ठीक है। इसके जो ताम्रपत्र थे उसकी शुरुआत किससे होती थी? ओम नमः शिवाय। तो आपसे पूछ दे कि ऐसा कौन सा वंश है जिसमें उनके ताम्रपत्र की शुरुआत ओम नमः शिवाय से होती थी, क्या लगा पाओगे? कलचुरी। ठीक है कि नहीं है? इनकी कुल देवी कौन थी पता है आप लोगों को? कुल देवी गजलक्ष्मी। समझ में आया कि नहीं आया? कलचुरी कालीन जितने मंदिर बने, मंदिर में 2 चीज होती थी। या तो मंदिर के प्रमुख द्वार पर आपको कौन दिख जाएंगी? गजलक्ष्मी, हाकिना या शंकर जी। कहां पर?
एक सेकेंड, ये हाँ, मंदिर के द्वार पर गजलक्ष्मी या शंकर जी, ठीक है कि नहीं। राजा ने सभी धर्मों को क्या दिया? संरक्षण। सभी लिख देता हूं, सभी धर्मों को संरक्षण दिया। मतलब सभी धर्म क्या हुए? यहां फले फूले। क्या बौद्ध, क्या जैन, क्या शैव, क्या वैष्णव, सभी, ठीक है कि नहीं। राजा खुद जो है वो शैव धर्म का था, लेकिन जाजलदेव प्रथम क्या किए? विष्णु मंदिर बनवाए। वैसे ही ब्रह्मदेव राय के समय भी क्या हुआ? नारायण मंदिर बना, हाँ कि ना। इससे यह पता चलता है कि ये लोग धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, ठीक है कि नहीं। राजाओं के द्वारा कई माताओं के मंदिर बने, रतनपुर महामाया, हाँ कि ना, ठीक है। लखनी देवी मंदिर, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो मतलब ये लोग शाक्त धर्म को भी मानते थे। शाक्त धर्म समझते हैं? ऐसा धर्म जिसमें माता शक्ति की पूजा हो। क्लियर है। एक खासियत बताऊं, इन लोग की जितनी राजधानी थी, क्या थी? जितनी राजधानी, वहां पर ये लोग पक्के से एक शिव मंदिर बनवाएंगे और पक्के से एक महामाया मंदिर। आप इसे रायपुर और रतनपुर में कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है। रायपुर में भी हटकेश्वर महादेव है, ठीक है कि नहीं है, और महामाया मंदिर है कि नहीं। और रतनपुर में महामाया मंदिर बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है कि नहीं है। समझ गए। एक बात बढ़िया बात बताता हूं, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर यूं तो पढ़ोगे क्या दिया है? रतनपुर। क्या दिया है? रतनपुर। लेकिन कलचुरी इतिहास में उसको तुम्बाड़ बताया गया है, इसलिए मैंने आप लोग को तुम्बाड़ में लिखाया था रत्नेश्वर महादेव। याद आया कि नहीं आया? तो कलचुरी इतिहास की पुस्तकों को पढ़ोगे तुम्बाड़ बोला गया है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी क्या है? रतनपुर में, ठीक है। क्या करेंगे, अब इतिहास को गलत लिख दिया गया तो उसमें हमारी क्या गलती है? समझे नहीं समझे? क्लियर है। तो दोनों जगह मिल गए, फेमस शिव मंदिर और फेमस महामाया मंदिर, ठीक है कि नहीं है। तुम्बाड़ खल्लारी में कंपेयर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि तुम्बाड़ और खल्लारी जो है उस स्वरूप में नहीं है। अब भाई किसी स्वरूप में जबरदस्त क्या रहे होंगे? नगर रहे होंगे ना, तभी तो राजधानी थी। आज देखोगे क्या है? कुछ नहीं। खल्लारी में ना 50 की स्पीड में गाड़ी जाओगे, 5 मिनट में खल्लारी खत्म हो जाएगा। 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में ये तिल गए वो तिल निकले, ऐसा है, बस छोटा सा है। समझ गया कि नहीं समझ गए। असल में ये जो कलचुरी कालीन अर्थव्यवस्था थी, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। इसमें क्या थे? ग्रामों के बहुत ज्यादा महत्व थे। आप देखो प्रशासनिक इकाइयों भी अगर आप देखो तो उसमें जितनी प्रमुख प्रशासनिक इकाइयां थी, मंडल, गढ़, बरहो, ये सब ग्राम के आधार पर थे। 1 लाख ग्राम, 84 ग्राम, 12 ग्राम, हाँ कि ना। तो ग्रामों का अधिक महत्व था। कुछ वैभवशाली नगर तो थे। कौन कौन से नगर थे भाई वैभवशाली? तुम्बाड़, रतनपुर, रायपुर। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कुछ वैभवशाली नगर थे, लेकिन अर्थव्यवस्था का एकदम यूनिट कहो या उसका आधार कहो, बेस कहो, तो वो क्या था? ग्राम। वो अगर आप प्रशासनिक इकाई देखोगे तो आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गए? आगे बढ़ जाएं। अब इसके बाद समझना धर्म में आगे कि इस समय लोग इनसे डरा करते थे। भूत प्रेत और गांव लोग टोन्ही डरते थे। भूत प्रेत और टोन्ही, इससे गांव में लोग क्या थे? डरा करते थे। समझ रहे हैं? अब मेरे को एक चीज बता दो, जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव का महत्व होगा कि नहीं होगा? जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, हर कोचिंग अच्छा पढ़ाएगा एकदम जबरदस्त, तो किसी कोचिंग का महत्व नहीं होगा। क्यों? अरे सब कोचिंग में अच्छा पढ़ाते, लेकिन सब कोचिंग गंदा पढ़ाए और एक कोचिंग अच्छा पढ़ाएगा, तब क्या होगा? उस कोचिंग का महत्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव का महत्व होगा कि नहीं होगा? तो किन का महत्व होगा? तो बैगा गुनिया लोग का बहुत महत्व होता था। तो होबे करेगा, जब आदमी भूत को मानता है, बैगक नहीं मानेगा क्या? ज्यादा मानेगा।
चढ़ी ती छोड़ावे की के, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? ठीक है ना, ये गुनिया है जी, गुजिया नहीं कर देना, भूख लग रहा होगा तो। समझ गए नहीं समझ गए? तो ये कलचुरी काल, इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। एक पॉइंट को यहीं पर लिख दे रहा हूं ताकि जिस दिन रिवाइज करोगे स्लाइड से तो काम आएगा। ये अर्थव्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ठीक है। नगर तो थे कुछ वैभवशाली नगर थे, लेकिन अर्थव्यवस्था क्या थी? समझ गया कि नहीं समझ गया? क्लियर है ये बात? तो यहां पर ये जो कलचुरी वंश प्रशासन पूरा पूरा क्या हो जाता है? खत्म, ठीक है। 10:05 हो गया है, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो कम से कम आधा पौन घंटा लग जाएगा, तो उसको नहीं चालू कर रहा हूं। और उसको नहीं चालू करने के पीछे एक कारण यह भी है कि मैं चाहता हूं कि उसे मैं फ्रेश दिन में चालू करूं, क्योंकि मराठों के बारे में तो यूं तो आप सभी ने पढ़ रखा होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मराठों के बारे में सबसे पहले मैं आपको वंश के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कौन कौन सा व्यक्ति था, किसने किस समय क्या किया, ताकि जब इनके शासन के चरण को डायरेक्टली अपन पढ़ें तो पता चले जो जो व्यक्ति पहुंच रहा है वो कौन है करके। नहीं तो आदमी क्या होता है दिक्कत सबसे बड़ा, पढ़ तो लेते हो, ये पता नहीं चलता कि ये कौन था, ये कहां से आ गया। अचानक से एक जन चिमड़ा जी पता चलेगा, तो ये दादा ये कौन चिमड़ा जी हरे, फिर व्यंको जी, कहाँ से व्यंको जी आ गए, कौन व्यंको जी, कहाँ के व्यंको जी, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इन सब चीज़ों को अपने क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो पहले कल क्लास के शुरू के 30-40 मिनट में हम लोग मराठा वंश को समझेंगे, और उसके बाद फिर सीधा सीधा मराठा शासन के चरण, और चरण खत्म होंगे तो प्रशासन, ठीक है कि नहीं? तो इतना सारा तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है, कम से कम मराठों में 2 से 3 क्लास लगेगी। समझ गए? पढ़े टाइप लगा नहीं लगा? कलचुरी लगा ना? ठीक है, चलिए सर क्लास को ख़त्म कर दीजिए।